लकड़ी के भंजक आसवन से मेथेनॉल, और यहाँ देख ही रहे फार्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म कर दो, CH3OH बन जाएगा, सोडियम फार्मेट बन जाएगा, सोडियम फार्मेट बन जाएगा। ये याद रखना, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है लेकिन है इंपॉर्टेंट। सुनो इधर, फिनॉल है, क्या चीज है? फिनॉल का मतलब हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भैया? जिंक चूर्ण के साथ गर्म कर डालो, जिंक चूर्ण के साथ गर्म कर डालो, क्या बनेगा? और इसको CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ गर्म कर दो भाई, टॉलुएन बनेगा। इसका नाम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या नाम है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पिछला रिवाइज करा दिया, बताया। फिनॉल अम्लीय होता है, फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करो, बेंजीन बनेगा। बेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराओगे तो टॉलुएन बनेगा, मेथिल बेंजीन जिसको कहते हैं। इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या नाम है? इसी फिनॉल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराना है। फिनॉल की क्रिया किससे कराना है? फॉर्मेल्डिहाइड से। तो बनता क्या है? बेकेलाइट। क्या बनता है? बेकेलाइट। ये लाइन केवल याद रखो, कोई रिएक्शन नहीं याद करना। फिनॉल ट्रीटेड विद फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल की अमोनिया से क्रिया भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की अमोनिया से क्रिया कराने पर यूरोट्रोपिन बनता है। अब फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराओगे, बेकेलाइट बनेगा। टॉलेन अभिकर्मक को फेलिंग विलेन का जिक्र हो रहा था। देखो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलेन को बोलते हैं टॉलेन अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का अमोनिया में विलेन टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। और कॉपर सल्फेट, यहाँ देखो कार्बनीला थोथा क्या होता है? CuSO4.5H2, इसका नाम नीला थोथा। तो नीले थोथे का एक तरीके से, या कॉपर सल्फेट का जो क्षारीय विलेन होता है, कौन सा विलेन? कॉपर सल्फेट का जो क्षारीय विलेन होता है उसको कहते हैं फेलिंग सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? फेलिंग कोई विलेन होता है, कोई सोल्यूशन होता है, और किसका मिश्रण होता है? CuSO4 और NaOH। क्षारीय कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसको कहते हैं फेलिंग सोल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का नाम क्या है? टॉलेन रिएक्शन। सुनो, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज फ्रक्टोज, हमने कहा था इसके साथ सिल्वर मिनरल दे रहे थे, और इसके साथ क्यू प्लस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप HCOOH इसके साथ देता है, इसके साथ देता, बाकी एसिड नहीं देते। एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। बताया था कि नहीं? फेलिंग विलेन के बारे में लिखा है। तो टॉलेन अभिकर्मक क्या है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलेन को टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं, और कॉपर सल्फेट के क्षारीय विलेन को फेलिंग विलेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वही बात आया। एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक के साथ सिल्वर मिनरल देता है लेकिन कीटोन नहीं देते। कीटोन फिर क्या है? एल्डिहाइड फेलिंग विलेन के साथ गर्म करने पर क्यू प्लस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है लेकिन कीटोन, याद है कि नहीं? वही क्वेश्चन आ रहा। अब देखो याद है कि नहीं? एल्डोल संघनन किसमें नहीं होता है? ये मेथेनल में और C6H5CHO मतलब बेंजल्डिहाइड में। C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, HCHO में नहीं होगा, C6H5CHO में नहीं होगा। देखो जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, इसका 40% जो जलीय विलेन है उसका नाम है फॉर्मेलिन। क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो बार बार यूपी कैडेट में आता है, और हमने जो सीट दिया पिछले बार, पिछली बार तो आया नहीं, उस लाइन से 3 सवाल थे, उसमें नंबरिंग थी, वही नंबरिंग वहां भी थी। तो हमने सीट दिया था, सीट सही आया था। अब सीट हल कैसे कर पाओगे जब आप एक बार पढ़ लोगे? सीट हम दे दें और तुम कर ना पाओ तो अर्थ नहीं। अर्थ तब होगा जब हमने पढ़ाया, जब आपको 90-95% खुद ही आ जाए। 5% मान लो कंफ्यूजन में हो, 95% तुमको खुद आ जाए, समझ लो तो पढ़ लिया, और नहीं कर पाए तो कहीं एरर है, फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। सीट नकल ना करना, आंसर टिक ना करना। अगर आपको सवाल नहीं आ रहा तो फिर से सीट सब रिवाइज करिए, होगा सब इसी में से, होगा सब इसी में से, ढूंढना पड़ेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% जलीय विलेन उसका नाम फॉर्मेलिन। क्या है? फॉर्मेलिन है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलेन फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड से संबंधित है। फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड से संबंधित है। फॉर्मेलिन किससे? भैया बताओ, अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होगा वो एल्डोल संघनन देंगे, जिसके पास नहीं होगा, जिसके पास होगा। तो दो हमने एग्जांपल बताया जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे रहे हैं। कौन? HCHO और C6H5CHO। ये जो रिएक्शन लिखी ना, ये एल्डोल संघनन के बारे में लिख दिया, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। हमने कहा तनुचार की उपस्थिति में एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डोन और डाइकीटोन एल्कोहल बनाते हैं। वो एल्डोल बनाता है, डाइकीटोन एल्कोहल बनाता है। भाई एल्डोल था, एल्डो में ऑल आ गया था, एल्डो में यहाँ पर क्या आएगा? दो कीटोन मर्ज होंगे तो डाइकीटोन एल्कोहल भी रहेगा। जब दो एल्डिहाइड मर्ज होंगे, दो एल्डिहाइड मर्ज होंगे तो एल्डिहाइड रहेगा, साथ में एल्कोहल आ जाएगा। दो एल्डिहाइड मर्ज होंगे तो एल्डिहाइड और एल्कोहल, और जब दो कीटोन मर्ज होंगे, दो कीटोन डाइकीटोन और एल्कोहल, इसी का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। इसी का नाम है तनुचार की उपस्थिति में एल्डिहाइड व कीटोन संघनित होकर, समझे बात? एल्डोल CHO और OH एल्डोल, और डाइकीटोन एल्कोहल, डाइकीटोन दो कीटोन मिले ना तो डाइकीटोन एल्कोहल बनाते हैं, इसका नाम है एल्डोल संघनन। क्या नाम है? एल्डोल संघनन। एसीटोन जानते हो? एसीटोन हमने अभी बताया, पता नहीं जानते हो कि नहीं? CH3COO का होल ट्वाइस Ca के शुष्क आसवन से। बार बार दिमाग में लाना है, जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं पढ़ के, ऐसे आपको स्वाध्ययन भी सोच सोच के करना पड़ेगा। यहाँ नाम आया एसीटोन, तुरंत आपके दिमाग में आ गया भैया एसीटोन कैसे आया? हेलो हेलो हेलो, लाइट गई क्या? अरे भाई बैठो, अरे भाई लाइट तो आ रही है। ये आवाज आ रही ना?
बार या तो उसका निकालिए, जो रिसीवर है ये वाला डिब्बा ऊपर वाला, ये ऊपर इधर रिसीवर ऊपर है। हेलो 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 हैं? वो दोनों फोन निकालिए। हेलो 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 दूल्हे का मामला है। हेलो 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 ये सही है, एक बार साफ करिए। हेलो 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 हल्का हल्का है, तो चल जाएगा। हेलो 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 कितना टाइम हो गया, टाइम देखो। हेलो 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 हाँ, तो देखिए यहाँ पर लिखा है एसीटोन। एसीटोन कैसे आया? जब हमने कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराया। कैल्शियम एसीटेट का जब शुष्क आसवन कराया तो क्या बना? एसीटोन। और एसीटोन की अपक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराना है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर में कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। कितने? एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, दूसरे की क्या होती है? -1। एक क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1 और दूसरे की क्या होती है? -1। तो जब हम एसीटोन की अपक्रिया किससे कराते हैं? ब्लीचिंग पाउडर से। किससे कराते हैं? तो हमें प्राप्त होता है CHCl3। क्या प्राप्त होता है? CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसका मतलब ये क्लोरोफॉर्म बनाने की महत्वपूर्ण विधि है या एसीटोन का एक अभिलक्षण है। एसीटोन का कि एसीटोन की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया? जब एसीटोन को किसके साथ? ब्लीचिंग पाउडर के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? और अगर क्लोरोफॉर्म बना है, क्लोरोफॉर्म को किसके साथ गर्म किया जाए? सिल्वर चूर्ण के साथ। तो हमने कहा था एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन का जब बहुलकीकरण कराते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजीन। गन्ने की शर्करा को बोलते हैं इक्षु शर्करा। क्या बोलते हैं? इसी को सुक्रोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? और ये डाइसैकराइड होता है। जब सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाता है तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो गन्ने की शर्करा को सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 का मतलब होता है कि यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल है। सांद्र HNO3 का मतलब कौन सा है? गाढ़ा नाइट्रिक अम्ल है। उसके साथ जब गर्म करेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये गन्ने की शर्करा ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्जेलिक अम्ल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल होता है COOH, और COOH मतलब एथेन 1,2 डाइओइक अम्ल। एथेन 1,2 डाइओइक अम्ल हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि गन्ने की शर्करा को अगर सांद्र HNO3 के साथ गर्म करोगे तो क्या प्राप्त होगा? ऑक्जेलिक अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या कहते हैं? फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? जो फैटी एसिड होते हैं जितने भी, जैसे हमने आपको बताया है पामिटिक अम्ल, क्या बताया? स्टेरिक अम्ल और ओलिक अम्ल। सब में बताओ एक COOH है कि 2 है? तो जितनी फैटी एसिड होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक है कि डाई? एक ही COOH है ना। तो यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या कहते हैं? फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड का मतलब होता है वसाम्ल। फैटी एसिड का क्या मतलब है? गन्ने की शर्करा को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करिए। गन्ने की शर्करा को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करो, क्या बनेगा? ऑक्जेलिक अम्ल बनेगा। 3 से 7 या 3 से 10 सांद्रता वाला एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका होता है। यानी सिरके में, सिरके मतलब विनेगर एसिड क्या होता है? CH3COH होता है ना। अगर कहा जाए सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल पाया जाता है? 3 से 10%। ठीक है। और 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कपड़ों में लगी स्याही को, धब्बों को दूर करने और चमड़े को रंगीन करने में काम में लाया जाता है। आप जैलिक अम्ल पढ़ चुके हो। लैक्टिक अम्ल का सूत्र जानते हो? CH3CHOH होता है कि नहीं? इसमें जो है कीरेल कार्बन होता है और ये प्रकाशिक समवेता दर्शाता है। ठीक है। प्रकाशीय सक्रिय यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है। यहाँ पर लैक्टिक अम्ल का नाम याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल देखो क्या होता है सूत्र इसका? CH3CHOH COOH। यहाँ पर क्या होगा? COOH। ठीक है। और यहाँ पर CH3H और यहाँ पर क्या है? OH। ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 तो देखो 2 हाइड्रोक्सी, पहली बात क्या लिखा है? 2 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है? तो प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, या इसी को कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक अम्ल। ये तो कॉमन नेम है। ये क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक अम्ल जो लिखा है नॉर्मल जनरल नेम है, और इसका जो आईपीसी नाम होता है वो क्या है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। क्यों? क्योंकि यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3, तो 3 कार्बन का प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा और 2 नंबर पे OH जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा? इतना याद करना, बाकी कल देखेंगे। इसमें हम 100 पॉइंट है कितने हैं तो कल बता देंगे। बोला लो। हेलो 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 वहीं बैठे रहो। हेलो 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 यहाँ तो पकड़ता मान लीजिए।
कल होगा भैया, टाइप हो रहा ना इसलिए। कल होगा लगभग 50 क्वेश्चन। हाँ मतलब एक पेज में पूरे रहेंगे, बैठ जाओ। कन्फर्म है कल, आज टाइप हो रहा ना। ओए बाहर नहीं, कहाँ जा रहे हो? 1 से 2 मिनट का समय, तुरंत आओ। दौड़ के, इतना नहीं समय है। अंदर ये आवाज नहीं होनी चाहिए। ओए पीछे पीछे क्या कर रहे हो? पेन लो भैया, पेन। हमने कुछ बताया था, कुछ कहा था? हमने कहा जो जो चैप्टर छूटे में लिख के दे दो। इतने दिन से मतलब 10 दिन हो गया। ओए शांत रहिए, बातें नहीं होनी चाहिए एक दूसरे में। अरे 10 दिन से कह रहे, तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा? 5 मिनट का काम है केवल, बस। नालायक। आर्टिकल की बात कर रहे हैं कि जो 2-4 चैप्टर बचे हो उसके नाम लिख के दे दो, बस खत्म हो जाएंगे 2 दिन में भी। कह रहे आपस में बात नहीं होना चाहिए, भगा देंगे। जो बातें करो ना, कल पता चलेगा जब लाठी बरसाएंगे अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। अरे वो 37 कौन है? कहाँ थे कल? आए तो बोले क्यों नहीं थे? 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 लग गया तो भी दिव्यांश। 63 64 65 66 67 68 69 शांत रहिए। 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108। लो आवाज बिल्कुल नहीं। वो दिन हमने एग्रोनॉमी कहाँ तक बताए थे? एग्रोनॉमी में, वो तो हॉर्टिकल्चर फुल को भी था। एग्रोनॉमी कहाँ तक बता, रिले क्रॉपिंग और आप कुछ बता रहे थे। हाँ भैया आवाज बिल्कुल नहीं, शांत रहिए, ठीक है? अच्छा मिस्टर सेशन हो गया था, ठीक है ठीक, बिल्कुल समझ गए। अब लिख लो मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, बहुखंडी फसल उत्पादन। राइट डालो मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। आवाज बिल्कुल नहीं, शांत रहिए बस। मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। फिर आवाज कर रहे हो क्यों? एक दूसरे बात कर रहे हो हैं? ना लाइक जैसे बोला था बहुखंडी फसल उत्पादन। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक ही खेत में जब विभिन्न ऊंचाई वाली फसलें उगाई जाती है एक साथ, ठीक है? एक ही खेत रहेगा, उसमें विभिन्न ऊंचाई पर है। मतलब जैसे हमने कोई भी आलू की कर दी है, ठीक है, उस पर गन्ना कर दिया, यूकेलिप्टस उसमें कर दिया, तो विभिन्न ऊंचाइयों पर जो फसलें उगाई जाती है, ठीक है, तो उसी को बोला था मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग बोला जाता है। क्या बोला था? मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग बोला जाता है, ठीक है? तो इसमें लिख लेना बहुखंडी फसलों उत्पादन, बहुखंडी फसलों उत्पादन। घूम लो अच्छे से, घूम लो। इसमें लिख लेना देखो जब एक ही खेत में, जब एक ही खेत में, जब एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाइयों की फसलें, विभिन्न ऊंचाइयों की फसलों को एक साथ उगाया जाता है। जब एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाइयों की फसलों को एक साथ उगाया जाता है, जब एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाइयों की फसलों को एक साथ उगाया जाता है, मतलब विभिन्न ऊंचाई, कोई छोटी फसल फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ठीक है? जब एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाइयों की फसलों को एक ही साथ उगाया जाता है,
एक ही साथ उगाया जाता है तो उसे मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग कहा जाता है। तो उसे मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग कहा जाता है। अब देखो जैसे लिख लेना क्या क्या उगाया जाता है। जैसे लिख लो नारियल प्लस कोकोआ, अरे भुट्टा गाड़ी फल का नाम है। तो अगर हम नारियल उगाए हैं, ठीक है, और प्लस कोकोआ उसके साथ उगाए हैं, तो नारियल सबसे ऊंचाई का, ठीक है, नारियल सबसे, उसके बाद उसके छोटा कोकोआ, उसको लिख लेना हरा चारा, मतलब बरसी में कुछ भी हो जाएगा, हरा चारा प्लस हल्दी, ठीक है। तो ये होगा मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग का एग्जांपल, ठीक है। उसका दूसरा लिख लेना एक और एग्जांपल यूकेलिप्टस, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेजर रूप से प्रचलित होता है। तो यूकेलिप्टस ये धरती का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है क्योंकि ये पानी का सबसे अधिक अवशोषण करता है। वो नहीं उतना है, सागवान को बोला जाता है जंगल का राजा, ठीक। ये यूकेलिप्टस होता है, आप देखोगे इसकी वृद्धि बहुत तेज होती है, पानी उसके आसपास को खींच लेता है बहुत ज्यादा। हाँ, तो इसलिए अगर देखा जाता है इम्यून साफ मतलब पृथ्वी की धरती का दुश्मन किसी यूकेलिप्टस, उसका लिखो प्लस पपीता, यूकेलिप्टस एक पेड़ है, पपीता प्लस उसका लिख लो तिल या खरीफ वाली फसलें, देखो तिल, उसका लिख लो प्लस गेहूं या चना रबी वाली फसलें, तिल हम कर सकते हैं खरीफ फसलें प्लस गेहूं या चना, या करते हैं रबी वाली फसलें। ये हमारे उदाहरण होते हैं मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग सिस्टम का, ठीक है। एक ही ऊंचाई मतलब एक ही खेत में एक ही साथ विभिन्न ऊंचाई वाली फसलें उगाई जाती है, तो उसे बोला तो मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग बोला जाता है, ठीक है। ये आपका हरदम काम देंगे जब तक आप पढ़ोगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रिंसिपल आप इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, जाओगे बस थोड़ा उसको आपको डिटेल से पढ़ना रहेगा, बस यही सब परिभाषा रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। बस वो इंग्लिश में रहेगा, बस खाली उसको थोड़ा डिटेल में बढ़ा देगा बस। उसको लिखो मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती, इंग्लिश अगर टर्म याद रहेगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यस सर नहीं, जब टेस्ट लेंगे ना तब बताएंगे सर, अगर गलत हुआ तो यहाँ से रोते हुए जाओगे। कल वाले टेस्ट में नहीं, तो 2-3 बार और जब टेस्ट होगा तो उसमें गिरेगा लाठी, कल वाले में तो गिरेगा नहीं, तो ये सब उसके अगले वाले टेस्ट में आएगा। तो मिक्स्ड फार्मिंग, तो इसमें लिख लेना, इसमें क्या होता है तो लिखो, इसमें ये होता है जब हम किसी फसल के साथ साथ कोई अन्य व्यवसाय करते हैं, जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन या सूअर पालन या मुर्गी पालन, अन्य कोई करते हैं, फसल की खेती तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ अन्य चीजों भी हम कर रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है मिक्स्ड फार्मिंग बोला जाता है। क्या बोला, मिक्स्ड फार्मिंग बोला जाता है, ठीक है। आप देखोगे कभी कभी ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि हम पूरा एक सिस्टम बना लेते हैं कि ऐसे अगर यहाँ कोई खेती कर रहे हैं तो इसका जो चारा मिलेगा गाय भैंस का, और कोई चीज जो होगा दूसरी जगह खाद बनाएंगे या इसका ही करेंगे, फिर यहाँ दूसरी फसल करेंगे इसके, तो चलता रहता हमारी, मतलब कभी खत्म नहीं होती, क्यों, इससे हमें जितनी चीजें प्राप्त होंगी कहीं क्या होता है यूटिलाइज किया जाता है, उसको कोई चीज फेंका नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो सब हमारे, तो लिखो इसमें, देखो जब फसल उत्पादन के साथ साथ, जब फसल उत्पादन के साथ साथ कोई अन्य व्यवसाय जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, सूअर पालन या मुर्गी पालन किया जाता है, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, सूअर पालन या मुर्गी पालन किया जाता है, जब फसल उत्पादन के साथ साथ कोई अन्य व्यवसाय, दूसरा कोई व्यवसाय जो कृषि से संबंध रखता है, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, सूअर पालन या मुर्गी पालन किया जाता है, तो इसे मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है, मिश्रित खेती कहा जाता है। सीधे आप समझ लेना कि हम एग्रीकल्चर के तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ कोई अन्य व्यवसाय जो करते हैं, पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन जो भी होता है, तो हमारा मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत आता है, मिश्रित खेती कहा जाता है। इसमें कोई विशेष नहीं। अब जैसे हम कोई खेती कर रहे हैं, उससे हमें चारा प्राप्त होता है तो कहाँ यूटिलाइज करेंगे, मल मूत्र प्राप्त होगा तो कहाँ यूटिलाइज करेंगे, गोबर प्राप्त होगा, घी दूध प्राप्त होगा तो कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों से हमारा कोई बेकार नहीं जाएगा, कोई कहीं ना कहीं चीज उसको हम यूटिलाइज कर देंगे किसी न किसी क्षेत्र में, वो होता है। उसके बाद लिखो मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुफसली खेती जिसे बोला था, मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसली खेती। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में लिख देना, इसमें क्या होता है जब एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं, मतलब एक ही खेत में एक ही साथ, उसमें ऊंचाई नहीं रहेगा, चाहे बराबर है या इक्वल है, छोटा बड़ा, उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जब एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाया जाता है तो उससे बोला था मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाता है। क्या बोला था, मल्टीपल क्रॉपिंग बोला जाता है। तो लिख लेना, देखो जब एक वर्ष में एक ही खेत में, जब एक वर्ष में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को, जब एक वर्ष में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है, जब एक वर्ष में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। जैसे लिख लेना मक्का प्लस गेहूं, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं, मक्का कर रहे हैं उसके साथ साथ हम गेहूं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा लिख लेना मक्का प्लस तोरिया प्लस गेहूं कर रहे हैं, मक्का प्लस तोरिया प्लस गेहूं, ठीक। ये तो हम अगर हम चारे वाली फसलों को क्या क्या रख सकते हैं, तो ज्वार या बाजरा प्लस मक्का, चाहे ज्वार उगाए या बाजरा उगाए प्लस मक्का हो जाए। इसके एग्जांपल नहीं पूछा, एक एग्जांपल पूछा था, रिले क्रॉपिंग संबंध रखता है, मक्का तोरिया गेहूं मूंग, ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आता है। बाकी आपको ये परिभाषा आपको याद होना चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है हमने पहले आपको बता दिया। मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग जब एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाई की फसलों को एक साथ उगाते हैं, ज्यादा ऊंचाई वाली तो हमारा हो जाएगा यूकेलिप्टस। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है हमने आपको बता दिया, जब किसी फसलों के साथ साथ किसी कोई अन्य व्यवसाय भी हम करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग का। मल्टीपल क्रॉपिंग जब एक ही साथ एक ही खेत में हम दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं, ठीक है। अब लिख लेना रिले क्रॉपिंग, अगला आ जाता है रिले क्रॉपिंग। पीछे तुम कितने दिन बाद आ रहे हो, हाँ
कल आए थे परसों, बराबर आ रहे हो, दिखाई नहीं देते तभी कह रहे हैं। और ये बता दो जो रूम पे बैठ जाएगा उसका सिलेक्शन कोई भगवान भी नहीं करा पाएंगे। और कोई 2-4 हज़ार के पीछे अगर रूम पे बैठ रहा है तो पूरे साल भर तो बर्बाद कर रहा है, जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है। ये सच्चाई है भैया, एकदम 100% सत्य है। अगर 2-4 हज़ार फीस बाकी है तो एक दो बार में जमा करके आके बैठो, आराम से पढ़ो। रूम पे कोई 24 घंटा नहीं पढ़ाई कर सकता। पढ़ाई 6 घंटा अगर अच्छे से कर तो वही काफी है। और तो पढ़ोगे 24 घंटा, उसमें मोबाइल हर 10 मिनट में देखोगे तो हो गया पढ़ाई। ओए तो मैसेज देखेगा और रिप्लाई देगा बस। ओए दिव्यांश, फिर सीधा नहीं होगा। चलो, इसमें क्या होता है कि अगर हम इसमें क्या होता है किसी फसल की कटाई करने से पहले हम दूसरी फसल की उसमें बुआई कर देते हैं, तो उसे बोला जाता है रिले क्रॉपिंग बोला। जैसे हमने धान काटने से पहले मसूर की बुआई कर देते हैं, ठीक है, या चना कोई चीज बुआई कर देते हैं, तो उसे बोला जाता है रिले क्रॉपिंग बोला जाता है। क्या बोलता है? रिले क्रॉपिंग बोला जाता है। देखो इसमें, देखो जब किसी फसल की कटाई करने से पूर्व, जब किसी फसल की कटाई करने से पूर्व दूसरी फसल की बुआई, जब किसी फसल की कटाई करने से पूर्व दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है, जब किसी फसल की कटाई करने से पूर्व दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है तो उसे रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। जैसे धान की खड़ी फसल को काटने से पूर्व बरसीम की बुआई करते हैं, जैसे धान की खड़ी फसल की कटाई करने से पूर्व बरसीम की बुआई कर देना, या मसूर, धान की खड़ी फसल की कटाई करने से पूर्व बरसीम की बुआई कर देना। और एक एग्जांपल लिख लेना, मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग। मक्का कटाई करने से पहले तोरिया बुआई करते हैं, या गेहूं की बुआई करते हैं, या मूंग। ये पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, IARI द्वारा विकसित किया गया तकनीक को बहुत ज्यादा पूछा था। रिले क्रॉपिंग संबंध रखता है मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग से। यूपी कैटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। धान की खड़ी फसल काटने से पूर्व बरसीम की बुआई करते हैं। यार इतना स्लो चल रहा है तो काम हो चुका। शांत रहिए। अब लिखो, लिखो मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग। वो फार्मिंग अलग रहेगा, एक हमने मिक्स्ड फार्मिंग लिखा है वो अलग रहेगा। हाँ, मिक्स्ड फार्मिंग लिखवाए यार। हाँ, वो मिक्स्ड फार्मिंग लिखा है, ये लिखा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। हो गया। अच्छा लिखो इंटर क्रॉपिंग। अरे भैया वही बता रहे, नालायक गोबर बना बैठा है। देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग, जब बता रहे हैं। ओए शांत रहो। नहीं लिखा है यार, तो लिखो इंटर क्रॉपिंग। केवल लिखो इंटर क्रॉपिंग, उसको आगे काट देना बस। अब इसमें लिख लेना, इंटर क्रॉपिंग ये होता देखा जाता है एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों की निश्चित दूरी पर या एक निश्चित पंक्ति में उगाई जाती है, उसे बोलता है इंटर क्रॉपिंग। और उसमें बिना निश्चित दूरी का बताया होगा, कुछ नहीं बताया होगा, ठीक है। तो इंटर क्रॉपिंग में ये होता है जब हम किसी फसल को उगाते हैं दो या दो से अधिक फसलें रहेंगी, लेकिन तो एक निश्चित पंक्ति में रहेगी या एक निश्चित दूरी पर आता है, तो उसे बोलता है इंटर क्रॉपिंग। जैसे हम गेहूं की बुआई की है, उसके साथ साथ हम सरसों की बुआई कर देते हैं, तो वो एक निश्चित रो में रहेगा, ठीक है, तो एक निश्चित रो में रहेगा, तो उसे बोलता है इंटर क्रॉपिंग। तो लिख लेना, देखो जब एक ही खेत में एक ही साथ, जब एक ही खेत में एक ही साथ, जब एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को, जब एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पंक्ति या निश्चित दूरी, जब एक ही खेत में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पंक्ति या निश्चित दूरी पर उगाई जाती है, तो उसे इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है। देख लेना, अरहर प्लस मूंगफली, सरसों प्लस गेहूं प्लस सरसों, अरहर प्लस मूंगफली, तो एग्जांपल उसका लिख लेना। भारत में रिले क्रॉपिंग सिस्टम को किसके द्वारा दिया गया? भारत में रिले क्रॉपिंग सिस्टम को, भारत में रिले क्रॉपिंग सिस्टम को किसके द्वारा दिया गया? शेर सिंह बेंस, जिसे बोलता है यस बेंस, डॉक्टर शेर सिंह बेंस, या उसे बोलता है यस बेंस, डॉक्टर एस बेंस या शेर सिंह बेंस। जो रूम पे बैठ जाएगा समझ लो उसका कुछ नहीं होने जाने वाला है। क्या नारा लगा रहे हो क्या? तुम सबके अंदर यही कमी है, सीरियस नहीं होने वाले हो बस। पहले दांत फाड़ दोगे 2 मिनट में, जब रिजल्ट आएगा तब दांत फाड़ना, तब पता चलेगा। ना लाइक एक पैसे जो सीरियस हो कि मतलब सिलेक्शन लेना है, उसके बाद कुछ नहीं सीरियस, खाली दांत। हम सोच रहे हैं 30 मार्क का तो ही गए, इतने दिन से पढ़ रहे हैं। ना लाइक कुछ नहीं समझ, खाली बस एटनल राइजोबियम कल्चर। कम बोलो, पढ़ाई ज्यादा, ठीक है। ना लाइक वो देख लो,
अभी बाहर निकाल के नचा नचा के मारेंगे नालायक। एक पैसे का रिजल्ट नहीं आता है, पूछ नहीं रहे, हमें बेवकूफ मत बना नालायक। एक को पैसा शर्म नहीं है, सब बेच के खा गया है। देखो राइजोबियम कल्चर कार्बनिक पदार्थ प्लस राइजोबियम जीवाणुओं का मिश्रण होता है। मतलब ये किससे बना होता है? तो कार्बनिक पदार्थ प्लस जीवाणुओं से। राइजोबियम कल्चर कार्बनिक पदार्थ प्लस जीवाणुओं से बना होता है। कार्बनिक पदार्थ प्लस जीवाणुओं से बना। तो अगर पूछ लेता कि राइजोबियम कल्चर किससे बना होता है, तो कार्बनिक पदार्थ प्लस जीवाणुओं से बना होता है। चलो, इसका प्रयोग करने से दलहनी फसलों में इसका प्रयोग करने से दलहनी फसलों में 15 से 20% उपज की वृद्धि होती है। इसका प्रयोग करने से दलहनी फसलों में 15 से 20% उपज में वृद्धि होती है। उसका अगला पॉइंट लिखो। देखो, एक पैकेट राइजोबियम कल्चर में लगभग 250 ग्राम होता है। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर में राइजोबियम की मात्रा 250 होती है। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर इक्वल टू 250 ग्राम। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर इक्वल टू 250 ग्राम। और कितना उपचारित किया जाता है देखा जाता है, तो लिख लेना एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से 10 किलोग्राम उपचारित किया जाता है। इसको उपचारित कितना करते हैं? उपचारित तो 10 किलोग्राम। ठीक है, समझ लेना। पढ़ाई अच्छे से करो, ज्यादा अगर इधर उधर किए तो क्या होगा तुम ही जानोगे, हम कुछ नहीं जानेंगे। हाँ, आर्मी वॉर में सैनिक किट पता है ना किसमें लगता है? हाँ, धान में लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्मी वॉर में सैनिक किट किसमें लगता है? तो धान में लगता है। चलो लिखो, लिखो धान में किस बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक। लिखो, पर बता रहे हैं। देखो, धान में किस बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? धान में किस बायो फर्टिलाइजर राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर लेना? एजोला, उसका लिखो नील हरित शैवाल, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी तथा एजोस्पाइरिलम तथा एजोस्पाइरिलम। तो ये आपको याद रखना, धान में कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं? एजोला, बीजीए और एजोस्पाइरिलम। ठीक है, उसका लिख लेना बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल। लिख लेना 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता प्रति हेक्टेयर। बीजीए जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कितना करता है? तो 25 से 30 से, बाकी आगे पीछे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कितना करता है? 25 से 30। भैया आवाज बिल्कुल नहीं। पैडी ब्रीडर का तुम्हें पता प्रयोग किया था धान में? ये कल्लों की संख्या को बढ़ा देता है और उपज में वृद्धि कर देता है। और हमने आपको बता दिया प्रोपेनिल एस्टेमियम 34, ये भी धान में प्रयोग किया जाता है, खरपतवारनाशी है। शांत रहिए, आवाज बिल्कुल नहीं। देखो शांत रहो। तो यहाँ पर दिया है, सारांश तो पढ़ी लेना पूरा अच्छे से। ठीक है, नहीं टेस्ट पेपर में आएगा तो मत करना सर जी आपने बताया नहीं, सारांश वारांश पढ़ लेना सब। इसमें जो सारांश पूरा सब याद होना चाहिए। बाकी हमने नोट करा दिया धान की कितना। देखो, संकर धान की बीज दर है 20 किलोग्राम, इसमें सही है। ओए, इंटर वाली किताब के अकॉर्डिंग बात बता रहा है, अगर 15 और 20 दोनों आएगा तो 20 मानना। हाँ, दोनों ऑप्शन दिया तो 20 मानना, बता दे रहे हैं। खैरा बीमारी धान में। ओए, सामान्य द्वारा रोपित धान के पौधों की उम्र 21 है। धान में चावल की प्रतिशत मात्रा, धान की रोपाई प्रति वर्ग मीटर कितने स्थानों पर? 46 से 55। 46 से 55 है धान की रोपाई प्रति वर्ग मीटर। इधर निकल के बाहर आओ, जल्दी आओ, जल्दी निकल गए। हम आ गए तो तुझे मारेंगे और अच्छे थोड़े में गिरा गिरा कर। नहीं, जल्दी आ। कहाँ हंस रहा था? पीछे बात कर रहा था। कहाँ है बता, चल। खुद हम तुझे लगा रहे हैं, कहाँ भाग रहा है? पढ़ने लास्ट समय नालायक चल रहा है। तू खुद खुद ही है नालायक। पढ़ने के समय तो मुंह बना रहे हैं इधर उधर। तो धान की रोपाई प्रति वर्ग मीटर कितने स्थानों पर? 46 से 55। मतलब एक वर्ग मीटर में कितने पौधे, कितनी जगह पर पौधों को लगाया जा सकता है? तो 46 से 55। उसके बाद खैरा रोग तुम्हें पता है, जिनकी कमी से। उसके बाद धान में खरपतवार नियंत्रण मचेटी का प्रयोग रोपाई के कितने दिन? 3 से 4। और 3 से 4 नहीं है तो 6 से 7 दिन भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद धान के लिए बोई गई हरी खाद की फसल की पलटाई धान की रोपाई के कितने दिन पूर्व? 6 से 7 दिन है, नहीं होगा तो आगे पीछे का 2 दिन हो सकता है। उसके बाद धान की उपज देने वाली किस्मों में उर्वरक की मात्रा है 120 60 60। ये सारा पद्धति में धान की बीज दर 5 किलोग्राम। ये ध्यान रखना, मेरे यूनिवर्सिटी बता रहा है, इंटर की किताब के गाड़ी चलना। तुम पेपर देने जाओगे, जब पेपर आएगा खुद समझ जाओगे कैसा पेपर बना। उसके बाद इस देश में धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 25 से 35। ये सब पूरा एकदम से पढ़ लेना। बिल्कुल सर नहीं, खोपड़ी टूटेगा। मेरे मत कहना गुरुजी आपने काहे मारा इतना।
तो भैया ये ध्यान रखो कि अच्छे से जितना पढ़ाया गया दिन रात एक करके पढ़ लो, नहीं कल के टेस्ट पेपर में धोए जाओगे। कल टेस्ट पेपर होगा, इस बात को श्योर है, अच्छे ध्यान रखना। हमने इधर जितना पढ़ाया है पशुपालन, चाहे वो हॉर्टिकल्चर चाहे एग्रोनॉमी। अब किसकी क्लास है? ओए एक लोग बोल, पहले शांत रहो।
चलिए लिखिए अमोनियम सल्फेट, जल्दी आओ। नेक्स्ट लिखिए अमोनियम सल्फेट। आओ यार, पानी लेके यार, अरे पूरी कड़वाहट चली गई हमारी। लाओ भैया पानी लाओ। वो नाली का पानी खिलाओ। ये वही वाला है, नाली का पानी। क्यों? ये उसी का पानी है, वो बड़े बड़े क्या भर के आया होगा। हाँ यार, अरे नहीं खरीद के लाए हो? अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हैं? आप मुझे वो जो भैया नहीं लगा है, छोटा वाला जो है उसमें ठंडा आता है, वो पानी बेकार, वो मत पीना। हैं? हाँ तो अपने मैं बता रहा हूँ, उसका पानी कभी मत पीना। हाँ, बड़े वाले का पीना, जो वही वाले के तुम आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। मैं तुमको अंदर की बात बता रहा हूँ। चलो तुमको इसका इनाम मिलेगा। शर्मा गया है, कुछ देंगे उसको भाई। चलो, तुमने मुझे जैसे साल भर नहीं पढ़े हैं, ये साल भर पढ़े, आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। उस दिन हमको प्यास लगी थी शायद, इसी दिन तो मैंने मना कर दिया कि तब पीने की पानी ले आए। कौन है तुझे? तो पैसा किसके पास ज़्यादा है? ये लो भाई। चलो थोड़ा तुम भी पी लो, साथ किया जाए। चलो, तुम्हारा नाम क्या है? ओ भाई अभिषेक पोरेल। तुम्हारा बेकार है अभिषेक। लिखिए, चलिए लिखिए अमोनियम सल्फेट। अभी लाइब्रेरी आ रहे हो नहीं? तो हम इस तरह पहले क्या करते थे, हम तो इंटर पढ़ते टीचरों को वैसे बहुत सेवा करते थे, उसी का परिणाम है कि यहाँ पर आज अब ज़्यादा सेवा करते थे तो हमको बताते रहते थे, गाइड करते रहते थे। हाँ, अपने स्कूल के प्रिंसिपल जो थे उनके हम 50-50 हज़ार रुपये निकाल के लेके आते थे बैंक से, इतना विश्वास है। उनको हम घुमाते थे स्कूटी बैठा के यहाँ है। असल में हमारे गाँव गए थे ना इसलिए है। क्या? और क्या, जलवा हमारा हमेशा था, जलवा बनाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या? चलिए लिखिए अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन जो होगी किस रूप में होगी? अमोनिका लाइन के रूप में ना। चलिए लिखिए इसमें नाइट्रोजन, इस पे कौन कौन सा कलर चलता है? व्हाइट चलेगा और सब। अच्छा तो लिखिए इसमें नाइट्रोजन है। ये क्या हो रहा है? कहाँ गया करके? इसमें मजा नहीं आ रहा है। ये पीले कौन सा कलर चलेगा इस पे? सही है? नहीं सही? इस कलर क्या है, कोई बोल सकता है क्या? तो बस ठीक है, इसे लिखो है। है? तभी तो सही है, बंद में ही तो सब कुछ है। चलो लिखिए अमोनियम सल्फेट। अब तुम्हें लग रहा है बंद, इसीलिए ब्लैक बोर्ड जो होते थे ब्लैक होते थे। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में। इस हफ्ते आपका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। ये अरे मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अरे आपका काम है चैप्टर का, आपका क्यों होगा भाई? लिखिए इसमें नाइट्रोजन, कल जो है सीट लगा करके लाना, और कल हम उसको पहले सॉल्व कराएंगे, ठीक है। कल फिर एक मिलेगी सीट, सब तैयार हो गई, पूरे पशु चिकित्सा तक तैयार हो गई, ठीक है। हाँ, अगर अब इसमें हमको टाइम लग रहा है ना, इसमें ना पढ़ा तो हमको खत्म हो जाता, हमने एक तो पढ़ाई बीच में, हमारा कोर्स पहले खत्म हो जाता। इसमें नाइट्रोजन जो है अमोनिकल आयन के रूप में पाई जाती है, ये लिखेगा। ठीक भैया। और इसमें नाइट्रोजन लिखा, अच्छा इसमें अमोनियम और सल्फेट है ना, तो इसमें क्या होगा, अमोनियम मतलब नाइट्रोजन और सल्फर होगा ना, तो लिखे पोषक तत्व क्या होंगे इसमें? रिजल्ट मिला कि नहीं अभी? ठीक, लिखिए इसमें, इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो लिखेगा जैसे नाइट्रोजन मतलब अमोनिकल के रूप में होगी ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी होती है? 21%। ज्ञान प्रकाशन की किताब में गलत लिखा है, उसको मत लिखना, 21 या 25 लिखा उसको जैसे। और लिखेगा सल्फर 24%। अरे यार, सल्फर डैश करके लिखना, लगभग 24%। अब जैसे ये उर्वरक है, ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ पर होगा? चलो पहले लिखो, ये जल में पूर्णता विलेय है, वही बताते हैं। जल में पूर्णता विलेय है। तुम लोग गर्म पानी पीते हो कि ठंडा? कहाँ से मिलता? बट सब लोग मटका ले लो, ठीक है, उसमें रात में तो सुबह ठंडा हो जाएगा है, हम भी उसी में रख के पीते हैं। अब ठंडा मत पीना, ठीक है, उससे बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, ठंडा पानी मत पीना। मटका वहाँ मिल जाएगा, यहाँ से सीधे जाओगे गुरुदेव की तरफ, हाँ वो ठग लेगा तुमको, ठगी तो रहा है यार, 200 रुपये का 250 रुपये का देता है, तो छोटा मिलेगा। चलिए जल में पूर्णता विलेय है, इसमें इसमें नमी सोखने की क्षमता पाई जाती है। तो टेस्ट आपका कल होगा ना भैया? कितने क्वेश्चन का होगा? सर से 60 क्वेश्चन का पूरा एग्रीकल्चर कराएं, जब करा ही रहे पूरा एग्रीकल्चर कराए ना, 15 हॉर्टिकल्चर, 25 एग्रोनॉमी, 10 इंजीनियरिंग, 10 डेयरी, हमसे ले लें, हमारे पास पूरी सीटें रखी हैं। है? सर इंजीनियरिंग पढ़ाएं? हाँ चलो ठीक है, नहीं जैसे एग्रीकल्चर का पूरा 60-60 हो जाता, तो
अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, अब जो अमोनियम सल्फेट है, इस उर्वरक का प्रयोग हम कर सकते हैं कहाँ पर? तिलहनी और तिलहनी फसलों के उपयुक्त होता है। ठीक है, लिखिए, ये क्वेश्चन मार्क बना के लिखिएगा। अमोनियम सल्फेट का, किताबें पढ़ रहे हो कि नहीं? पढ़ो भैया। तो जो गलत है पूछ लिया करो, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, टीचर से पूछो, फिजिक्स तिवारी सर से पूछो, केमिस्ट्री तिवारी सर से पूछो, माधु सर तिवारी सर से पूछ लो, एग्रोनॉमी हमसे भी पूछ सकते हो, और टीचर से पूछ लो। है, उठा के तुम्हें फेंक दूंगा मैं यहाँ से। और क्या सर क्या? अब अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है 15 तो 15, ध्यान दो। नेमराज सुंडा की जो हिंदी मीडियम वाली है उसमें लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाली में जो वॉल्यूम फर्स्ट वो लेके आया था अभिनव कहाँ गया? ठीक है, इनके पास होगी उसमें देखना, उसमें 15 लिखा होगा, और जो इंग्लिश मीडियम किताबें होंगी उसमें 15 लिखा है, और जो अच्छी किताब है उसमें 15 लिखा है। 15 ही सही है। अगर रेंज लिखी हो तो 15 से 20 लगा देना, अगर 10 15 20 25 लिखा तो 15 होगा। ठीक है, जो आप कमेंट करिए वो करिए, जो सर करें वो सही है भाई, और सीनियर टीचर वही सही बताएंगे भाई। ठीक, हमसे दोबारा क्वेश्चन पूछना है। मैंने सीट पीट सब दे दी, अब हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो आज नहीं है उसको बता देना। ये पूरा साल खत्म हो गया, तुमको अभी ये नहीं क्लियर हुआ है। चलिए, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग है तिलहनी और ये जो हाइब्रिड होता है उसके बीच हमेशा कम रखते हैं इन जनरल। ठीक है, जैसे हाइब्रिड कपास हो, कोई भी हाइब्रिड हो, ठीक है, तो उसका कम रखते हैं देसी की तुलना में। हाँ, मतलब हाइब्रिड मतलब दो जनकों से क्रॉस करा के बनाएंगे, तो उसमें क्षमता ज़्यादा होगी ना। जब हाइब्रिडाइजेशन करा रहे थे तो हमने कहा था उसमें जो हाइब्रिड बनेगा अपने माता पिता की तुलना में ज़्यादा ओज होगा, उसमें तेजपन होगा, विग्रस होगा। तो सीड भी क्या होता है? विग्रस होता है, मतलब कोई परिस्थिति में क्षमता ज़्यादा होगी, तोड़ फोड़ के तुम बुढ़िया मान के रख दो, और मतलब जैसे जैसे चना फुलाते हो, कपड़े में रखते हो, तो कभी कभी देखोगे तो वो अंकुर जो फाड़ करके बाहर चले आते हैं ना, तो उसके अंदर वो तेजपन है, विग्रस है, समझ गए? और जैसे नॉर्मल हो ऐसे कोई तो वो वहीं अंदर मर जाएगा दब के, समझ गए? इसको बोलते हैं विग्रस, या विग्रस मतलब ओज। ठीक है, समझे आंसर की? अरे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सीट मर हो जाएगा। तिलहनी और तिलहनी फसलों में, शांत रहो भाई, लाभदायक है, लाभदायक होता है। एक हम पेपर आपका कराएंगे, ठीक है, अभी जितनी सीट आपको मिल जाएंगे मिल जाएंगे, एक कराएंगे कंबाइंड पेपर, ठीक है, डिग्री का और एक इंजीनियरिंग का। ठीक है, इकोनॉमी का मेरा वो नहीं है कमांड, मेरी कमांड नहीं ना, मैं अपने विषय का जिम्मेदार हूँ ना। ठीक है, तो उसमें जो होगा वो पूरे सिलेबस से होगा। ठीक है, जितनी सीट होंगी उसमें से, जो पीछे किताब थी उसमें से, जो आपके पास मॉडल पेपर है उसमें से, सब से बनेगा। ठीक है, उसमें होंगे कम से कम 100 150 या 200 क्वेश्चन, 200 का ही करा दूंगा मैं, और समय मिलेगा केवल 50 मिनट, सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, उसके लिए दिन निकाला जाएगा एक ना भैया। तो मिसलेनियस को पूरा मिसलेनियस होगा। ठीक है, सीटें आप रखते रहिए। नहीं, हमारे हिसाब से ना काम होगा, मुहूर्त देखना पड़ता है। क्यों? लाओ 10 लाख रुपए। क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी पाई जाती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी क्या होती है, सल्फर भी। ठीक है, और तुमको पता है तिलहनी में भी, तिलहनी फसलों में जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है ना, उसमें कमी पाई जाती है। और जो तिलहनी फसल है उसमें क्या होगा, तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर जरूरी है कि नहीं है, मैंने लिखा है। तो तिलहनी के साथ साथ तिलहनी फसलों में भी क्या है, इसको हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन तो है ही है, लेकिन सल्फर भी है। और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर तत्व आवश्यक है, बताया था ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें आवश्यक है। आगे लिखे, ठीक है, सिंचित और नमी, मतलब कि सिंचित भूमियों में, सिंचित भूमियों में इसका प्रयोग, क्या चल रहा भाई, गड्ढा मार दो बीच में। इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, या किया जाता है, आसानी से किया जा सकता है, लेकिन 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 शुष्क भूमि में किया जा सकता है, लेकिन शुष्क भूमियों में, अरे भैया पानी पी लो, पक्का पक्का रहा है। शुष्क भूमियों में कटेरिया हो गया था कहा है, क्या हो गया था, जुकाम बुखार? तो बहुत लंबा भर्ती हो गई थी कहा है, दवाई नहीं बनाई, बोतल, अच्छा ग्लूकोज, खाना वाना खाया करो, है ज़्यादा दिमाग लगाते हो, है। लेकिन शुष्क भूमियों में इसका प्रयोग लाभदायक नहीं होता। क्यों नहीं होता बताइए, बताओ क्यों नहीं होगा, अटेंडेंस हो गई, क्यों नहीं होता है? और और है, प्यासी रहती का पानी प्यास, क्योंकि क्या होगा, जब नाइट्रीकरण जब चेंज होगा, मतलब नाइट्रीकरण होगा, तो उस समय क्या होता है कि नमी की आवश्यकता होगी, जैसा बता रहे हो, मतलब नाइट्रीकरण के लिए, कन्वर्जन के लिए। भाई ऐसे तो ना सीधे वजह से डाल दी वैसे ले लेती है, आयन के रूप में टूटेगी वो, तो पानी चाहिए, और पानी नहीं होगा तो बेकार है इसका ना भैया। अरे बोलो भाई, तो ये हो गया आपका अमोनियम। अब उसके बाद लिखिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट।
नेक्स्ट लिखिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। किसका? तो क्या हो गया बता दो इनको। किससे बनी होती बताओ आप? नाइट्रोजन से बनी होती। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कितनी चीजें हैं? हाँ तो चलो बताते हैं। ठीक है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको क्या बोलेंगे? कैन बोलेंगे ना। लिखिए किससे मिलकर बनी होती है? तो ये क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम, हाँ अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है क्या क्या होती है? मिश्रण होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट उसमें से कैल्शियम आ गया और अमोनियम, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें से कैल्शियम आ गया और अमोनियम नाइट्रेट उसमें से अमोनिया और नाइट्रेट आ गया। तो कैल्शियम अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट जो है उससे अमोनियम नाइट्रेट आ गया। समझे नहीं समझे? तो लिखिए ये जो है ये कौन, इससे बस एक क्वेश्चन पूछा जाएगा किसान खाद, बस और कुछ भी नहीं। हम जो तुमको पढ़ाते हैं, हम मतलब मेरा जो पढ़ाने का अप्रोच है, मैं क्वेश्चन देख के पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन मतलब पेपर में क्या पूछे गए हैं। भाई कंपटीशन में तो भाई तुमको क्वेश्चन चाहिए जो आंसर तुमको ठीक लगा के आना है। बताओ मैं पढ़ा कुछ और दूँ और वहाँ वो आए ना, तो जो पेपर में आ रहा है उस तरीके से पढ़ो। वैसे क्या करते हैं सबसे ना पढ़ते हैं पेपर देख के पिछले साल के कैसे क्या था कैसे क्वेश्चन उसी हिसाब से पढ़ते हैं, तो वो सफल होंगे जल्दी कि जो पहले पढ़ के तब पेपर करेगा। क्यों? तो जो पेपर में पूछा जाए पेपर का लेवल क्या कैसे सीयूटी का है या कोई ऐसे पीसीसी का है एग्रीकल्चर के पेपर होते हैं एमपीपीयूटी है सप्लानिट का, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। इसलिए मैं सीधे पॉइंट लिखाता हूँ। पॉइंट वाले क्वेश्चन जहाँ जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क लिखवा देता हूँ। समझे? यही अप्रोच होनी चाहिए। बाकी अपने तरीके से पढ़ाते हैं बढ़िया मस्त एकदम। देखिए तो ये जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये कैसा उर्वरक है बताइए? ये कैसा है? इसमें जो नाइट्रोजन है जो किस रूप में है? नाइट्रेट और अमोनिकल दोनों रूप में ना। क्लासिफिकेशन लिखा था कि नहीं लिखा था? तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन इसमें जो नाइट्रोजन है अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों के रूप में पाई जाती है। ठीक है इस उर्वरक में अब ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन अमोनिकल आयन और नाइट्रेट आयन दोनों के रूप में होती है। ठीक है अब जैसे किसान रटे रहते हैं कैन कैन कैन, मान लो इसको केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती है तो कर लेगा कि भाई अमोनियम भी नाइट्रेट भी है। मान लो खाली कैन लिखा उसको फुल फॉर्म ही नहीं पता हो तो पकड़ नहीं पाएगा उस चीज को। हाँ अब जैसे अमोनियम नाइट्रेट तो चीज क्लियर हो गई ना भैया। ऐसे बहुत से लोग तुमको मिलेंगे उनको ये भी नहीं पता होगा ये खाद भी है मतलब उर्वरक भी है ऐसे बहुत से लोग। ठीक है हाँ तो उसमें फंस जाएंगे। तो देखिए इस उर्वरक में नाइट्रोजन नाइट्रोजन ठीक है प्रायः अमोनिकल आयन और नाइट्रेट आयन के रूप में पाई जाती है। ठीक है और ये क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। ये इस क्वेश्चन मार्क बना के लिखना। ये कैल्शियम कार्बोनेट और सब बढ़िया है अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। ठीक है अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। तो अब देखिए तो इसमें मतलब प्लस माइनस दोनों आ गए तो इसका प्रभाव मृदा पर कैसा रहेगा? उदासीन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि इसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन न्यूट्रल। तो ये क्या उदासीन उर्वरक भी इसको कहते हैं। तो लिखिए तो इसको मतलब इसकी प्रकृति मृदा पर या इसका प्रभाव मृदा पर, हाँ इसका प्रभाव मृदा पर कैसा होगा? उदासीन होगा। कार इसी बतिया। ठीक है और क्या बताया था इसके बाद? कुछ बोला था मैंने। हाँ इसको उदासीन उर्वरक इसलिए इसको उदासीन उर्वरक और अथवा या किसान खाद भी कहा जाता है। अगला लिखिएगा इसका प्रयोग जो है लिखिए इसका प्रयोग कहा जाता है किसान खाद भी कहा जाता है। आगे लिखिए इसका प्रयोग। ठीक है इस लिखो इसका प्रयोग ठीक है शुष्कवर्ती क्षेत्रों में या शुष्क मृदाओं में, इसका प्रयोग शुष्कवर्ती क्षेत्रों में या शुष्क मृदाओं में किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। और ये क्या है? जल में घुलनशील है, क्ले है। अब इसमें लिखिए तो पूछने वाले थे यार। हाँ तो तुम खड़े हो तो क्या झांक रहे हैं? तुम्हारा नाका ताकि नहीं खड़े हो। झूठ तो नहीं क्या तुम्हारा? यही झांक रहे थे ना? झूठा तो नहीं? अच्छा तुम बताओ यार तुम्हारे लिए सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब लिखो तुम बताओ कि अमोनियम सल्फेट की लीचिंग अमोनिया युक्त जो उर्वरक होते हैं उनकी लीचिंग होती है? क्यों? चिपक जाते हैं। और नाइट्रेट की तो लिखिए इसमें चूंकि इसमें क्या है अमोनिकल आयन है तो इसकी लीचिंग भी कम होती है। अब नाइट्रेट है तो होगी लेकिन अमोनिकल भी है तो इसकी लीचिंग भी कम होगी। बेटो लिखिए इसकी लीचिंग भी क्या होती है? कब होती है?
लीचिंग भी कम होती है, ठीक है। और एक सेकंड, अब लिखिएगा अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन लिख लीजिए 25% लगभग, ठीक है। अब लिखिएगा अमोनियम क्या नाइट्रेट, लिखिए अमोनियम नाइट्रेट है क्या, खाना क्या किसका, जाओ अभी कितना बजा, अभी 9 बजा, 15 मिनट है अभी अपने पास, इसका ठंडा हो जाए भाई, गरम खाए जाके, जाओ। शायद तुम गरम खाते हो, तो कौन बोल रहा था, बाबूजी, जाओ चलो लिखो, हाँ अमोनियम नाइट्रेट, बुला देते हो तुम लोग यार। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट लिखो, तो इसमें लिखे नाइट्रोजन पहले लिख लो, कितनी होती है नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 34%। अब इसके बाद लिखेगा, तो इसका प्रयोग लिखे, इसका प्रयोग लगभग सभी प्रकार की फसलों में और पौधों में आसानी से किया जा सकता है, इसका प्रयोग लगभग सभी प्रकार की फसलों और पौधों में किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। शुष्क क्षेत्रों के लिए एक उत्तम उर्वरक माना जाता है, इसको क्वेश्चन मार्क बना के लिखना, शुष्क क्षेत्रों के लिए, शुष्क क्षेत्रों के लिए, इसको क्वेश्चन मार्क का नोट बना के, शुष्क क्षेत्रों के लिए यह एक उत्तम उर्वरक माना जाता है, क्या है, लेकिन वर्षाधारित क्षेत्रों में या वर्षा वाले क्षेत्रों में, लेकिन वर्षा वाले क्षेत्रों में, इसको भी क्वेश्चन मार्क बना के लिखना, लेकिन वर्षा वाले क्षेत्रों में, क्षेत्रों में इसमें क्या है, ये क्या है अमोनियम नाइट्रेट ना, तो इसमें भी क्या है कि नाइट्रोजन जो है अमोनियम लाइन और नाइट्रेट के रूप में, तो इसका प्रभाव मृदा पर कैसा होगा, उदासीन होगा। तो अब इसमें क्या है कि मतलब वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होगा, वाले वाले दो वाले, तुम लोग तो नहीं लिखो, वाले क्षेत्रों में जो इसका नाइट्रेट भाग है, अमोनिकल तो लीचिंग नहीं होगी उसकी ना भैया, वो तो चिपक जाता है, कि जो इसका नाइट्रेट भाग है उसकी उसका निशान हो जाता है, तो वर्षा वाले क्षेत्रों में इसके है, इसके नाइट्रेट भाग की, नाइट्रेट भाग की लीचिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये बस इसमें खत्म, नाइट्रेट वाले में खत्म काम। अब लिखिए फास्फेटिक उर्वरक, ठीक है, जहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन फालतू के मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब लिखिए इसके बाद, तो शुष्क वर्ग के क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है। अब इसके बाद लिखिए फास्फेटिक उर्वरक, मतलब फास्फोरस वाले, तो लिखिए फास्फेटिक उर्वरक, देखो लिखिए दूसरा लिखिए इसमें फास्फेटिक उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, है भैया। अच्छा तुम लोगों ने देखा होगा कि आज कुछ लोग टीचर बेटा बेटा कहके बोलते हैं ना, हमारे मुंह से नहीं निकलता, हमारे मुंह से भैया निकलता है। एक हमारे टीचर थे तो भैया बोलते थे, तो भैया बड़ा अच्छा लगता है ना, इसके लिए मैंने अपने भाई बहन को बहुत पीटा था, वो लोग मुझे मेरा नाम बुलाते थे, बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला तो गलत बात है। तो जैसे वो हर्षित बोलते थे वैसे मैं तना तना पीटता था, इसके लिए मुझे 6 महीने लगे, फिर जाके मुझे सफलता मिली। तो बहन छोटी, भाई भी छोटा है, तो वो छोटा भाई दोनों को हर्षिता हर्षित दीदी नहीं बोलते, ठीक है। तो हम तो कोचिंग पढ़ते थे हम लोग, तो हमने कहा मैम ये लोग भैया नहीं बोलते थे, ठीक है। तो मैम पढ़ाती थी, जैसे वो लोग हर्षित बोले तुरंत पढ़ते पढ़ता था, लेकिन ये है कि गर्मियों की छुट्टी खत्म हुई तो हम लोग भैया निकलना शुरू हो गया, तो फिर अच्छा लगने लगा, लेकिन हाँ सही है, तो भैया सही लगता है, तो भैया की आदत पड़ गई, भैया तुम लोग को बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, राम जी भी तो लक्ष्मण जी को भैया बोलते थे, ऐसा नहीं, भैया का मतलब अपनापन होता है, तुमको मैं बिटिया बोलूँ, चलो शांत रहो, शांत रहो। हाँ इनका सब अलग रहता है, चलो लिखो फास्फेटिक में इसमें लिखिए मोनो कैल्शियम, फास्फेटिक उर्वरक के रूप लिखिए या प्रकार, इनका अलग ही सिस्टम रहता है, लिखिए मोनो कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट, ट्राई कैल्शियम फास्फेट। अच्छा लिख लिए, तो लिखिए एक नोट बना के, पौधे केवल, पौधे केवल है, हाँ उसी में नीचे पॉइंट बना के लिखिए, पौधे केवल मतलब जितनी हम फास्फोरस भूमि में डालते हैं उसका 1/3 भाग ही क्या करते हैं उपयोग कर पाते, तो लिखिए भूमि में, पौधे लिख लिया, पौधे केवल भूमि में डाली जाने वाली कुल फास्फोरस की मात्रा का, पौधे केवल, पौधे केवल भूमि में डाली जाने वाली कुल फास्फोरस की मात्रा का, पौधे केवल भूमि में डाली जाने वाली कुल मात्रा का 1/3 भाग ही, कुल मात्रा का 1/3 भाग ही, 1/3 1/3 भाग ही अपने काम या उपभोग कर पाते हैं, अपने काम में ले लेते हैं उसको, मतलब वो उपभोग कर पाते हैं, शेष मात्रा का 1/3 भाग यूज कर पाते हैं, शेष मात्रा का भूमि में फिक्सेशन हो जाता है, भूमि में यौगिकीकरण हो जाता है, शेष मात्रा का, शेष जो फास्फोरस की मात्रा उसका भूमि में यौगिकीकरण हो जाता है, भूमि में फिक्स हो जाती है, समझ गए नहीं समझे।
भूल गए हम रटके थोड़ी ना भाषा वही बना, 1/3 भाग यूज कर पाते हैं जितना डालते हैं उसका, बाकी जो बचा हुआ भाग है वो फिक्स हो जाता है। अब यही जो फिक्स भाग है भूमि में, हम फिर क्या करते हैं कि फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो खुद कुछ नहीं देते हैं, वो जो भूमि में पड़ा उसी को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करेंगे, जो अविलेय अन अवेलेबल फॉर्म में क्या है, जो फास्फोरस यही इकट्ठा हो गई है, इसी को तोड़ तोड़ के क्या कर देंगे, विलेय अवस्था में या उपलब्ध अवस्था में कर देते हैं और पौधा प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब लिखिए प्रकार या वर्गीकरण। तो इसमें लिखिए पहले मोनो कैल्शियम फास्फेट, लिखिएगा मोनो कैल्शियम फास्फेट। चलो, क्या नाम है तुम्हारा, पहले क्लास करी थी, काम पूरा है। अच्छा, फास्फोरस की कमी से कैसे लक्षण होंगे पत्तियों पर, उसमें देख के क्या बता रहे, नहीं पता, नाइट्रोजन के, शांत रहो, भूल गए हैं, चलो ठीक है, याद कर लेना आप, बैठो। तो लिखिए मोनो कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट, ट्राई कैल्शियम फास्फेट, सब लिखा लो। मोनो कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट, मोनो कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट, थर्ड लिखिएगा ट्राई कैल्शियम फास्फेट। ये क्या हो जाएगा, मोनो कैल्शियम फास्फेट। फिर डाई का लिखिए, डाई में कैल्शियम कितने हो जाएंगे, 2 ना भैया, डाई नहीं बरगंडी लगाएंगे तुम्हारे यहाँ, डाई मतलब समझे, नहीं, माता जी का फोन आ, तो है? आवाज क्या करोगे सुन के, चलो लिखो यार लिखो। तो ये डाई कैल्शियम फास्फेट, फिर लिखना ट्राई कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ब्रैकेट में कर लेना इसको, अब सुन लो, ठीक है, लिखाएंगे बाद में, ठीक है, अब पूछेंगे, लिख लो पहले इतना, ठीक है, सुनने भर का ही समय बचा है। अरे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है भाई, इनको गर्म नहीं मिलता है, गर्म चाहिए, क्यों नंदन, बाबूजी तुम्हें बता रहे, साहिल खान तो कौन था, चलो कोई भी हो, क्या बताया जाए। देखिए अब इसमें से क्या है कि जो मोनो कैल्शियम फास्फेट है ये टोटली क्या है, पूर्णतः जल में विलेय है 100%। डाई कैल्शियम फास्फेट क्या है, ये आधा मतलब आंशिक तौर पर जल में विलेय है और आंशिक तौर पर सिट्रिक अम्ल में विलेय है। ट्राई कैल्शियम फास्फेट जो है ये जल में विलेय है ही नहीं, अविलेय। तो जो जल में विलेय है वही उपलब्ध होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये पूर्णतः पौधों के लिए उपलब्ध है फॉर्म, लेकिन ये कि आंशिक तौर पर, क्योंकि आंशिक तौर पर जल में विलेय है और ये बिल्कुल विलेय नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब जब मोनो कैल्शियम फास्फेट यानी फास्फोरस को हमने क्या बताया, जब भूमि में डालेंगे तो 1/3 भाग ही प्रयोग कर पाएंगे और बाकी क्या फिक्स हो जाएगा। तो अब ये कैसे फास्फोरस का यौगिकीकरण हम जब इसको बताएंगे आगे तो बताएंगे। अगर हम क्या मान लिया अम्लीय मृदा में डाल दिए, तो अम्लीय मृदा में कैसे कौन से तत्व होते हैं, एल्युमिनियम होगा, तो एल्युमिनियम में क्या होगा कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना के बैठा होगा, हाइड्रोक्साइड की जगह हम डालेंगे मोनो कैल्शियम फास्फेट, वो जुड़ जाएगा, एक OH छट जाएगा, 3 OH होंगे ना, एल्युमिनियम कितनी वैलेंसी होती है, क्या यार ये हटाएं, ये हटाएं। देखो जैसे हमने देखा कि है अम्लीय भूमि है तो एल्युमिनियम के 3 ऐसे क्या होंगे, OH लगे होंगे। वैसे तुमको ज़्यादा केमिस्ट्री क्या हो सकता नहीं है, तुमको सबको आती है। तो अब मान लो इसमें हमने मोनो कैल्शियम फास्फेट डाल दिया ना भैया, क्या होगा, ऐसे होगा ना भैया, मोनो कैल्शियम फास्फेट डाल दिया तो ये क्या होगा, एक कैल्शियम आकर के यहाँ जाएगा, यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा। और ये एल्युमिनियम कैसा है, ट्राई फॉर्म बना लेगा इसका, और ट्राई फॉर्म जो मतलब ट्राई कैल्शियम फास्फेट है वो कैसा होगा, अनअवेलेबल होगा। इसी प्रकार से मान लो कैल्शियम, मान लो कि क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा की होगा, क्षारीय मृदा में कैल्शियम होता है, उसके आयन होंगे, तो कैल्शियम है और कैल्शियम में हमने मान लो क्या डाला, मोनो कैल्शियम फास्फेट, यही वाला ना भैया, यही मोनो कैल्शियम फास्फेट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमने डाला, कहाँ डाला, क्षारीय मृदा मान लो, ठीक है, तो यौगिकीकरण कैसे होगा, अब यहाँ मान लो 2 कैल्शियम आ गए, तो ये आगे बन के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो ये जुड़ गए तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट बन जाएगा, और ट्राई कैल्शियम फास्फेट उपलब्ध नहीं होता, तो यही इसका यौगिकीकरण हो जाता है, समझ गए, तो ये आगे बताएंगे कल। ठीक है, तो आज के इतना ही, जय हिंद सभी को।